नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए उत्तराखंड की दृष्टि से महामैराथन क्लास चल रही है, जिसमें हमने उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जाना। उत्तराखंड के पर्वत हो गए, दर्रे हो गए, नदियाँ हो गई, वहाँ के प्रमुख संस्थान हो गए, यहाँ के लोक नृत्य हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सा जनपद किसके लिए प्रसिद्ध है, इन सभी के बारे में चर्चा परिचर्चा की। और उत्तराखंड का इतिहास हमने 4 भागों में कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक है। जिसमें हमने चंद पवार से लेकर कहाँ गोरखा आते हैं, गोरखाओं को हरा के ब्रिटिश आते हैं, ब्रिटिश के बाद क्या होता है, उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में मांग करती है, जिसके बाद उत्तरांचल, और उत्तरांचल के बाद आप जिसमें हैं, आप जिस रूप में जानते हैं, उत्तराखंड तक हमने चर्चा परिचर्चा की थी। और उसी के साथ साथ हिंदी की क्लास चल रही थी आपकी, ठीक है। आबकारी और एसआई के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। पूरे एसआई के लिए तो आपके लिए बहुत ही लड्डू साबित होने वाले हैं, 100 नंबर बिल्कुल बनेंगे, ठीक है। एक भाग हमारा आ गया है इससे पहले, जिसमें हमने हिंदी का विकास, उत्पत्ति और उसके विकास क्रम और उसकी बोलियां उपबोलियों के बारे में, और संविधान में हिंदी के महत्व के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी, ठीक है। आज भाग दूसरा है, ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में, वर्णों के बारे में जानेंगे, उच्चारण और वर्तनी के बारे में, ठीक है। दे पूछेगा कि उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी पूछ लेगा, ठीक है। आशीर्वाद का पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आशीर्वाद का शुद्धतम रूप है, ठीक है। तो पहले तो वर्ण क्या होते हैं, सबसे पहले, इससे पहले मैंने बताया है आपको, ठीक है। जो हैंड रिटन नोट बनाए थे उसमें आपको मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। मेरे मुख से जो प्रत्येक सार्थक ध्वनियाँ निकल रही है, ठीक है, जैसे मैंने कमल बोला, ठीक है, मैंने मोहन बोला, मैंने राकेश बोला, मैंने सूर्य बोला, ठीक है, मैंने चंद्र बोला, मैंने नदी बोला, मैंने पुष्प बोला, मैंने सुमन बोला, मैंने कुसुम बोला, ये क्या है, मेरे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। और प्रत्येक जितने भी ध्वनि मैंने बोले वो कैसे ध्वनि थे, वो सार्थक ध्वनि थे। वो कैसे थे, सार्थक ध्वनि थे, ठीक। तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, इन्हें हम वर्ण कहेंगे। अब देखो सार्थक क्या, तो दूसरा क्या होता होगा, तो देखो एक होता है सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक और निरर्थक 2 होते हैं, ठीक है। सार्थक की जिसका कोई अर्थ है उसे सार्थक बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है उसे निरर्थक कहते हैं। सार्थक में जैसे मैं बोलूँ कमल कैसा शब्द है, तो कमल कैसा है, एक सार्थक शब्द है, ठीक है। निरर्थक में जैसे मैंने कमल को उल्टा कर दिया तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, मलक बोलेंगे, ठीक है। लमक बोलेंगे, लमक बोलेंगे, तो लमक कैसा हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। तो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं, ठीक है। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। जो ध्वनि है इसे क्या, ध्वनि को किसका बताया मैंने, अभिव्यक्ति का न्यूनतम इकाई माना जाता है, ठीक है। तो अब आप वर्णों के बारे में आपके मस्तिष्क में क्या हो गया, निर्माण हो गया कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनियों को, ध्वनि सार्थक निरर्थक, सार्थक जिसका अर्थ है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। और इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति का क्या, न्यूनतम इकाई माना जाता है, ठीक है। एक दूसरी परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, लघुत्तम वाक ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है, ठीक है। लघुत्तम वाक ध्वनि को, लघुत्तम क्या होता है, छोटे से छोटे जो क्या होते हैं ध्वनियाँ होती हैं उन्हें वर्ण कहा जाता है, या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। और जो वर्णों का समूह है, ये जो वर्ण देख रहे हैं आप, जो ये वर्णों का समूह है इसे क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। इधर तक आपको समझ में आ गया, किसी को कोई परेशानी है तो बताइए, ठीक है। जो ये पूरा एक समूह है, जैसे मैं हो गया, ठीक है, एक व्यक्ति हो गया, ठीक है, मेरा भाई हो गया, 2 व्यक्ति हो गया, मेरा दोस्त हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया, मेरा चाचा हो गया, चौथे व्यक्ति हो गए, ठीक है, मेरे मामा हो गए, 5वें हो गए, ठीक है। मैं अकेला था, अब ये सब मिल गए तो इसने क्या कर दिया, एक समूह का निर्माण कर दिया, किसका, समूह का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही बोल रहा है कि जो हिंदी है, हिंदी में जो वर्णमाला है, ठीक है, वो पूरे मिल जाएंगे तो उसका एक समूह बनेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। वर्णमालाओं की कुल संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 52 होती है, कितनी होती है, 52,
52 होती है। ठीक है, कैसे याद रखना है, अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो अब 26 प्लस 26 करोगी, 26 दूनी कितना होता है, 26 दूनी कितना होता है, बताओ मुझे कितना होता है, 52। कितना, 52 कितना होगा, 52 हो जाएगा। तो इस अनुसार अब हिंदी में कितने होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल वर्ण कितने होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, मूल वर्ण कितने होते हैं, 44 होते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह या समुदाय को क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, 45 है। अब मैं बताऊंगा, अब आपके मस्तिष्क में क्या हो गया, असंतुलन पैदा हो गया। एक बार मैंने आपको 52 बताया, एक बार 44 बता दिया, एक बार आपको 45 बता दिया। ये कैसे कैसे हैं, इन सभी के बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। ठीक है, देखो ये तो क्या है, वर्णमालाओं का समूह है। ठीक है, वर्णों का समूह है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखो कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, ये सब इसी में मैं समझाऊंगा। ठीक है, जो क वर्ग हैं ये किस में आते हैं, कंठ में आते हैं। क, ख, ग, घ, ये 4 किस में ले लेंगे, हम कंठ में लेंगे। ठीक है, ये अंतिम के इन्हें हम अलग से ले लेंगे, ये किस में आ जाएंगे, नासिक के में आ जाते हैं, नासिक के में आ जाते हैं। ठीक है, चौ अपनी क्लास का मॉन्टर है, चौ, छ, जौ, झ। ठीक है, तो ये ट्रिकी वे में आज आपको सब समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर री है, इसे भी सम्मिलित कर लेने पर वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 46 होती है। ऋषि वाला री आप पहले देखते हैं। ठीक है, मूल स्वर के अंतर्गत आता है ऋषि वाला स्वर। ठीक है, अब देखो वर्णमालाओं की अगर बात करूं तो इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर किया गया है। ठीक है, वायु संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर। ठीक है, 3 रूपों में इनका क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। उच्चारण स्थान पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के स्थान पर मैंने आपको बताया थे क्या होते हैं, स्वर हो गए। स्वर किसे बोलते हैं, जिन वर्णों का क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर कहते हैं। जिनका क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ठीक है, जिनको बोलने में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं स्वर, 11 होते हैं। अ हो गया, ठीक है, आ हो गया, ठीक है, ई हो गया, बड़ा ई हो गया, ऊ, बड़ा ऊ हो गया, री जिसे मैंने मूल स्वर बताया, ए हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके स्वर होते हैं। अब आपने बचपन में पढ़ा है अंक और अह। ठीक है, अंक और अह पढ़े हैं। मैं बता दूं, अंक और अह न तो क्या है, स्वर है, न ही क्या है, व्यंजन है। ठीक है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी क्या बोलते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जो अंक अह है उन्हें अंक अह को क्या बोलते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अह को विसर्ग, अंक को अयोगवाह कौन कहते हैं, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी कहते हैं। ठीक है, वही बात करूँ स्वरों के भेद के बारे में बताऊं तो स्वर कितने मैंने बताया, ह्रस्व स्वर हो गया, ठीक है, जिसमें अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। ठीक है, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वरों को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, इन्हें क्या बोलते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। पढ़ना कैसा है, देखो, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, अत्यंत कम समय लगे, बोल के देखना है, अ, ई, ऊ, री, इन्हें क्या बोलेंगे, ह्रस्व स्वर कहेंगे। ठीक है, और मूल स्वर भी कहेंगे। ठीक है, जो आपका क्या होता है, अ होता है, इसे क्या बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहते हैं। ये शहीद है, मतलब ये क बोलोगे तो उसके साथ भी मिलेगा, म बोलोगे तो उसके साथ भी मिलेगा, आ बोलोगे तो उसके साथ भी है, ये सभी के साथ क्या है, बोला जाता है। क को तुम बिना अ के बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। म को तुम बिना अ के बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो याद रखना है, की पॉइंट है आपके लिए, हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कौन सा होता है, अ होता है। ठीक है, ह्रस्व स्वर हमने जान लिया, क्या क्या बताया मैंने, अ बताया, ई बताया, ऊ बताया, और री, ऋषि वाला आपका री बताया, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वरों की बात करूं तो जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगे, ठीक है, जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगे, ये कितने होते हैं, 3 हो गया। ठीक है, आ, ठीक है, ई, ऊ, ठीक है, बोल के देखना है, इनके उच्चारण में कितना, जो ह्रस्व स्वर थे मूल स्वर से उनसे दोगुना समय लग रहा है, किसे बोलने में, दीर्घ स्वरों में को बोलने में। अ प्लस अ मिलता है तो आ बनता है, छोटी ई प्लस बड़ी ई प्लस ई बनकर क्या बनता है, मिलकर ई बनता है, ऊ प्लस ऊ बनकर क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। तो जिनके समय में क्या लगे, दोगुना समय लगे, उन्हें क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो, एक होता है आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक है। अब संयुक्त स्वर क्या है, देखो संयुक्त स्वर क्या होते हैं, जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बने हो, ठीक है। संयुक्त मतलब क्या होता है, मिलकर, मतलब कि मिलकर, ठीक है, दो वर्णों से मिलकर बने हो, जैसे ए हो गया, ठीक है, अय हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। तो ये कितने हो गए, जो संयुक्त वर्ण है, स्वर है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। संयुक्त स्वर्णों की वो कितनी होती है, वर्णों की संख्या 4 होती है, जो क्या होते हैं, किसी दूसरे स्वर से बन के मिले होते हैं, ठीक है। जैसे ओ प्लस ई बनता है तो ए बनता है, ठीक है। ओ प्लस ए बनता है तो आई बनता है, ठीक है। ओ प्लस ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। ओ प्लस ओ मिलेगा तो औ बनता है। तो दो स्वर वर्णों के मेल से इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है, 4 होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से, ए हो गया, अय हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर बोलेंगे, ठीक है। एक होता अब आपका क्या होता है, प्लुप्त स्वर होता है, ठीक है। ह्रस्व स्वर के 3 गुना अधिक समय लगे, ठीक है। ह्रस्व स्वर के, ठीक है, जिसमें सबसे कम समय लग रहा था, दीर्घ में उससे दुगना लग रहा था, ठीक है। संयुक्त दोनों से मिलकर बने थे। और प्लुप्त क्या होता है, जिसमें तिगुना या चौगुना समय लगता है बोलने में, ठीक है। जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं, प्लुप्त स्वर बोलते हैं। जैसे ओम बोल के देखो, ओम बोल के देखो, तो ओम को बोलने में आपका क्या लग रहा है, ह्रस्व स्वर से तीगना समय लग रहा है, चौगुना समय लग रहा है, इसे हम बोलते हैं प्लुप्त स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ विद्वानों ने प्लुप्त स्वर को जोड़कर इनकी संख्या कितनी बता दी, 12 बता दी। मैंने स्वरों की संख्या कितनी बताई, 11 बताई। लेकिन कुछ विद्वान क्या बोलते हैं, जो ओम है, प्लुप्त स्वर है, इसको जोड़कर इनकी संख्या कितना बताते हैं, 12 बताते हैं। और कुछ विद्वान क्या बोलते हैं, री तथा री, ठीक है। जो री था आपका, ऋषि वाला री था, ठीक है। और पहले आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, आप ली भी पढ़ते थे, ली, ठीक है, लड्डू वाला ली भी पढ़ते थे। इन्हें जोड़कर कुल इनकी संख्या कितनी बोलते हैं, 14 बताते हैं। कुछ विद्वान ली और री को जोड़कर इनकी संख्या कितनी बताते हैं, 14 बताते हैं, ठीक है। 11 हो गया। कुछ विद्वान क्या ओम को जोड़ते हैं तो 12 हो जाते हैं। कुछ विद्वान ली और री को जोड़ते हैं तो इनकी संख्या कितना बताते हैं, 14 बताते हैं। परंतु हिंदी में स्वरवर्णों की संख्या आपको कितनी माननी है, 11। आपके लिए कितनी है, 11, ठीक है। अंक और अह न तो स्वर है न तो व्यंजन है, इन्हें क्या कहा जाता है, अयुग्वाह कहा जाता है। अंक को अनुस्वार, ठीक है, अंक को क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। अह को क्या कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। इन्हें नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। जो अंक और अह हैं इन्हें क्या कहा जाता है, जो अंक और अह है इन्हें नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। अंक को अनुस्वार, अह को विसर्ग, ठीक है। एक तो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्वरों का उच्चारण के अनुसार जान लेते हैं, ठीक है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अग्र स्वर में देखो, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता है उन्हें क्या बोलते हैं, अग्र स्वर कहते हैं। समझना है, चीजों को रटना नहीं है, समझना है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा, जो आपकी जीभ है, जिह्वा मतलब आपकी जो जीभ है, ठीक है, जो स्वाद लेने का कार्य करती है, उसका अग्रभाग ऊपर को उठता है, अग्र स्वर कहलाता है। देखो, अब प्रयोग करके चलना है, ई बोलो, बड़ा ई बोलो, ए बोलो, आई बोलो, तो इनके उच्चारण में अग्रभाग ऊपर उठता है, तो ये क्या हो जाते हैं, आपके अग्र स्वर हो जाते हैं, ठीक है। मध्य स्वर पूछेगा तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा समान अवस्था में रहती है, ठीक है, अ हो गया, इन्हें क्या बोलते हैं, मध्य स्वर बोलते हैं। जिनको बोलने में जीवा में कोई हलचल नहीं होती है, समान अवस्था में रहती है, ये आपके मध्य स्वर होते हैं, ठीक है। पश्च स्वर की बात करूं तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग ऊपर उठता है, ठीक है, जो जीवा का पीछे वाला हिस्सा है वो ऊपर उठता है, उसमें क्या बोलते हैं, हम उन्हें बोलते हैं पश्च स्वर। आ हो गया, ऊ हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त अंक, अह, ठीक है, ध्वनियां हैं। ये क्या है, ध्वनियां है। ये न तो स्वर है और न तो व्यंजन है। पहले ही बता दिया मैंने आपको कि कौन है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें क्या बोला, अयोगवाह। अंक को अनुस्वार, अह को विसर्ग, क्योंकि ये बिना किसी के योग से किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो स्वरों के बारे में आपने सबको मैंने बता दिया। स्वर
कितने थे मैंने बताया 11 हैं, ठीक है। अंक अह क्या है, न तो स्वर है न तो व्यंजन है। अंक अनुस्वार है, अह क्या है, विसर्ग है, ठीक है। कुछ विद्वान ओम को जोड़ देते हैं प्लुप्त स्वर को, तो इनकी संख्या 12 बताते हैं। कुछ विद्वान री और री को जोड़ के इनकी संख्या कितनी बताते हैं, 14 बताते हैं। लेकिन हमको मानना कितना है, हमें मानना है 11, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, स्वरों के प्रकार बताया। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, कितने हैं, 4 हैं। अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया, जिन्हें क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, ठीक है। अ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण कहा जाता है, ठीक है। फिर दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में दोगुना समय लगे, कितने हैं, 3 हैं। आ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ठीक है। ये क्या थे, दीर्घ स्वर थे। फिर मैंने आपको संयुक्त स्वर बताया, जो स्वर वर्ण दो स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ए आई ओ अ हो गया। फिर आपको मैंने प्लुप्त स्वर बताया, उसमें आपको क्या बताया था, ओम बताया था, ठीक है। और फिर आपको अंक और अनुस्वार बताया था, ठीक है। तो ये हमने स्वरों के बारे में जान लिया है। अब जानते हैं व्यंजनों के बारे में, ठीक है। स्वर समझ में आ गए सभी को, ठीक है। स्वरों के प्रकार आ गए, मूल स्वर आप पता चल गया आपको, ठीक है। शहीद वर्ण आपको पता चल गया, प्लुप्त स्वर आपको पता चल गया, संयुक्त स्वर आपको पता चल गया, ठीक है। ह्रस्व स्वर आपको पता चल गया, ठीक है। विद्वानों ने किसकी संख्या कितनी बताई है ये आप जान चुके हैं। अब आप जानेंगे किसके बारे में, व्यंजनों के बारे में, तो ठीक है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर से अबाध गति से नहीं निकलती, वरन उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती है। दूसरे शब्द में वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के लिए उच्चारित नहीं हो सकती, व्यंजन कहलाती है, ठीक है। बस याद कितना रखना कि वो वर्ण जो किसी दूसरों स्वरों के बिना बोले ही नहीं जाएंगे, अगर स्वरों को हम हटा दूं तो आप व्यंजन बोल नहीं सकते, ठीक है। स्वरों को बोलने में तो किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। व्यंजनों को अगर आपको बोलना है तो आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी, स्वरों की मदद लेनी पड़ेगी। बोलना पड़ेगा कि स्वर जी आप आइए और मेरे साथ मिल जाइए, और हम अपने उच्चारण को क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। अब देखो क के साथ अ तो आएगा ही, अ क्या है, स्वर है, क क्या है, व्यंजन है। बिना अ के आप क नहीं बोल सकते हो, तो क ने किसको, अ को अपने साथ मिला लिया, ठीक है। जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है, जो स्वयं अकेले उच्चारित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। अकेले बोले नहीं जाएंगे, अकेले मैं चल नहीं सकता, अकेले मैं खा नहीं सकता, क बोलेगा, ठीक है। अकेले मैं रो नहीं सकता, अकेले मैं पढ़ नहीं सकता, ठीक है। अकेले मैं लाइक नहीं कर सकता, अकेले मैं शेयर नहीं कर सकता, ये स्वर बोलेगा, मुझे एक दो और चाहिए, ठीक है। तो क को बोलने में किसकी सहायता लेनी पड़ी, अ की सहायता लेनी पड़ी, ठीक है। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। म क्या है, व्यंजन है, म को बोलना है तो अ की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना अ के माध्यम से आप म को नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अब सामान्यतः व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 6 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन हो गया, अनुनासिक व्यंजन हो गया, अंतःस्थल व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन हो गया, उच्छिद व्यंजन हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है। अब जानेंगे सभी के बारे में, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की अगर संख्या की बात करूं तो स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, 25 है, क से लेके म तक, ठीक है। क से लेके म तक आपके क्या हो जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन है। पहले मैंने जो वीडियो बताई उसमें आपको टेबल के माध्यम से सारा समझाया हुआ है, ठीक है, कि कहाँ तक स्पर्शी व्यंजन है, ठीक है। उसके बाद कहाँ से संयुक्त व्यंजन लग जाते हैं, कौन आपके द्विगु व्यंजन है, कौन आपके अंतस्थ व्यंजन है, इन सभी के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। स्पर्श व्यंजनों की अगर बात करूं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा जीव का कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजनों को बोलने में, उनके उच्चारण में जो जीवा है, जो आपकी जीभ है, ठीक है, उसका कोई न कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्यंजन कहेंगे, ठीक है। क से लेके म तक 25 क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं। आपको बहुत बार समझाया हुआ है, हिंदी की पहले भी वीडियो आई हुई है, ठीक है। जब कनिष्ठ सहायक वाला सेशन चल रहा था उसमें आपको अच्छे से समझाया था मैंने, ठीक है। तो क से लेके म तक क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 25 या 25 होती है। इन्हें 5-5 के वर्णों में विभाजित किया गया है। अब देखो मैंने आपको 5-5 वर्णों का विभाजन समझाया था, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, ठीक है। उसमें भी 5-5 व्यंजनों का जो क मॉनिटर है, क ख ग घ अंग, ठीक है। अंग वाला लास्ट वाला पूरा हम वर्णों को उठा लेंगे तो वो नासिक की में आ जाती है। क ख ग घ आपके किस में आ जाते हैं, कंठ में आ जाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ,
ठीक है, ये मैंने आपको पूरे ट्रिकी वे से समझाए हुए हैं, अभी नीचे आपको और समझाऊंगा। ठीक है, देखो, अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें क्या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क से ड तक, क से क वर्ग, च से य तक, च वर्ग, ट से ण तक। ठीक है, ये वर्ग मैंने आपको पहले ही समझाए हुए हैं। ठीक है, अगर व्यंजनों की दूसरा स्पर्श व्यंजन हमने जान लिया। ठीक है, दूसरे होते हैं अनुनासिक व्यंजन। क्या होते हैं अनुनासिक व्यंजन? जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिक मार्ग से निकलती है। ठीक है, नासिक मतलब कि आपके नाक के मार्ग से क्या निकलती है? वायु निकलती है, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ड हो गया, य हो गया, न हो गया, न हो गया, म हो गया, अनुनासिक व्यंजन। ठीक है, समझना है परिभाषा को, अर्थ को समझना है, रटने से तो आप भूल जाओगे, लेकिन अनुनासिक व्यंजन पूछेगा कि जिनसे वायु नाक के मार्ग से बाहर निकलती है, आपकी नासिका के मार्ग से बाहर निकलती है। बोल के देखना, नो, यो, नो, मो। ठीक है, ये क्या है? आपके नासिक अनुनासिक व्यंजन है। ठीक है, तीसरा आपका क्या होता है? अंतः स्तः व्यंजन होते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु स्वरूप की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतः स्तन व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व। ठीक है, य र ल व अंतः स्थल क्या है? व्यंजन है। ठीक है, चौथा आपके क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों को बोलने में गर्मी, ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा, ऊष्मा किसे बोलते हैं? विज्ञान में ऊष्मा पढ़ा होगा ना, तो गर्मी। ठीक है, जिन वर्णों को बोलने में मुख से गर्मी का आभास हो। ठीक है, अपने हाथ को अपने जीवा के आगे लाना है, मुंह के आगे लाना है, सौ, शो, सो, हो। ठीक है, शो, सो, सो, हो बोल के देखना है। इन वर्णों को, इन व्यंजनों को बोलने में ऊष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी महसूस होगी, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके क्या हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन होंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या क्या सुरसुराहट सी प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। शो, सो, सो और हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? पांचवा है उच्छित व्यंजन। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ भी उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उच्छित व्यंजन कहते हैं। ड हो गया, ढ हो गया, ये क्या है? उच्छित व्यंजन है। क्या हो रहा है? जो आपकी जीवा है, उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से क्या जा रही है? हट जा रही है, भाग जा रही है। तो ड और ढ क्या कर रही है? आपकी जीवा को उल्टी नोक से तालु को छूकर क्या कर जा रही है? भाग जा रही है, झटके से हट जा रही है, तो ये उच्छित व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, चौथा, छठा आपका क्या हो जाता है? संयुक्त व्यंजन आ जाता है। ठीक है, देखो, संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता क्या लेनी पड़ती है, उन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। श अगर आपको बनाना है, क्षत्रिय वाला श आपको अगर बनाना है, तो श को बनाने के लिए किसकी? क प्लस श, क प्लस श का की सहायता लेनी पड़ेगी, या अगर उच्चारण की दृष्टि से तो बोले क प्लस छ प्लस क्या बनाएंगे? श बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको त्र बनाना है, त्र शब्द का निर्माण करना है, तो तो प्लस रो का आपको क्या करनी पड़ेगी? सहायता लेनी पड़ेगी, तभी त्र बनेगा। ठीक है, अगर आपको ज्यों बनाना है, ज्यों जिसे आप ज्यों बोलते हो, ठीक है, उसे ज्यों बोलते हैं, जिसे आप उच्चारण में क्या बोलते हो? ज्यों बोलते हो। ठीक है, ज्यों प्लस यों से क्या? ज्यों का निर्माण होता है, इसे ज्यों बोलते हैं, आप ज्यों बोलते हो। ठीक है, आजकल आपने देखा होंगे बच्चे से क्या बोलते हैं? ज्यों बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? ज्यों है। इसका शुद्ध उच्चारण क्या है? ज्यों है। किसकी सहायता से बनती है वो बता दिया मैंने, ज्यों प्लस यों की सहायता से। ठीक है, अगर उच्चारण की दृष्टि से गौ प्लस यो से क्या बनता है? ज्यों बनता है। ठीक है, स्ट्रॉ की बात करूं तो सौ प्लस स्ट्रॉ से क्या बनता है? स्ट्रॉ बनता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। तो ठीक है, व्यंजनों के अपने कितने? 6 प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, कौन कौन से पढ़े मैंने बताया? स्पर्शी व्यंजन हो गया, अनुनासिक व्यंजन हो गया, अंतः स्तः व्यंजन हो गए। ठीक है, ऊष्म व्यंजन हो गए, उच्छित व्यंजन हो गए, संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक है, अब जानते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, फिर दंतोष्ठ हो गया, फिर वर्तस्थ व्यंजन हो गया। उसके बाद 8वां आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद आपके क्या आ जाएगा?
स्वतंत्र मुखियाँ काकल्य व्यंजन आ जाएगा। ठीक है, अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, कि क्या होते हैं आपके कंठ। ठीक है, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु को स्पर्श होता है, कंठ ध्वनियाँ या व्यंजन कहलाती हैं। ठीक है, देखो पूरी आपको वर्णमाला का निर्माण कर लेना है। ठीक है, पूर्ण क्या करना है, एक वर्णमाला का निर्माण करना है ऐसे ही। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो ये क क्या है, अपनी क्लास का मॉनिटर है। च क्या है, अपनी क्लास का मॉनिटर है, लीडर है। ट क्या है, अपनी क्लास का मॉनिटर है। त क्या है, अपनी क्लास का मॉनिटर है। तो क क्या हो जाएगा, क में ख ग घ। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कंठ हो जाएंगे। ये कंठ और नासिक में आ जाएगा। ठीक है, कंठ के बाद क्या आता है बताओ मुझे, तालु। ठीक है, चौ के बाद, ठीक है, चौ अपना क्लास का मॉनिटर है। चौ क्या है, अपना क्लास का मॉनिटर है। तो चौ छ जौ झ, चौ छ जौ झ, ये किस में आ जाएंगे, ये तालु में आ जाएंगे। ठीक है, ये किस में, तालु में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टॉ था तीसरा ना, टॉ ठॉ डॉ ढो, ये किस में आ जाएंगे, मूर्धा में आ जाएंगे। ठीक है, फिर देखो जिनमें दांत आपस में मिलते हैं, जिनमें दांत आपस में मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, दंत। ठीक है, देखो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है, दंत व्यंजन कहलाते हैं। तो वाला तो थ दो धो, ये क्या हो गए, आपके दंत हो गए। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, ओष्ठ वाला। ठीक है, प वर्ण पकड़ लेना है। प वर्ण वाले क्या होते हैं, प प ब भ म तक क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। ठीक है, पांचों का क्या है, क्लास है। सभी देखो, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया। ठीक है, तो 5 मॉनिटर हैं और सभी के क्लास में कितने, 5 लड़के हैं। ठीक है, आइए टेबल से समझते हैं, समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो 1 मिनट, ये देखो। ठीक है, क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, प हो गया। 5 लोग हो गए, 5 क्या है, अपनी अपनी क्लास का क्या है, मॉनिटर है। ठीक है, कंठ। ठीक है, क ख ग घ ङ। ठीक है, फिर च मॉनिटर है, च छ ज झ, फिर क्या, तालु हो गया। ठीक है, फिर ट ठ ड ढ, ये क्या होंगे, मूर्धा हो जाएंगे। ठीक है, फिर त थ द ध क्या हो जाएंगे, दंत हो जाएंगे। ठीक है, प प ब म क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके ओष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये अंतिम के हैं ये आपके किस में आ जाते हैं, नासिक के में आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ दंत आपको क्या आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, देखो ये आप इजीली क्या हो गए, इन्हें समझ गए कि क्या होता है कंठ ध्वनियाँ, क्या होते हैं तालु, क्या होते हैं मूर्धा, क्या होते हैं ओष्ठ, क्या होते हैं दंत। ठीक है, तो ये अब आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, जो क्या होते हैं स्वतंत्र मुखी या काकल्य व्यंजन होते हैं, इनको जान लेते हैं। ठीक है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में अंदर से आती हुई श्वास तीव्र वेग से स्वतंत्र यंत्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्वर यंत्र मुखी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इसमें आपका क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त 8 वर्गों के विभाजन के अतिरिक्त व्यंजनों के उच्चारण हेतु उल्लेखनीय बिंदु निम्नलिखित हैं। ठीक है, अब आपको घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रियों में ध्वनियों का कंपन होता है, अघोष होता है, घोष होता है। ठीक है, अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया। अब देखो ये ट्रिकी वे से समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ तो बहुत बड़ा है लेकिन आपको मैं यहाँ ट्रिकी वे से समझाऊंगा। ठीक है, घोष अघोष ये किसके अनुसार आते हैं, तो घोष अघोषों की बात करूँ तो ये किसके तारत्व के आधार पर आते हैं। ठीक है, तो इससे पहले वायु संवेग के आधार पर क्या आते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। क्या आते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। देखो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है, प्राण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन, प्राण मतलब ऑक्सीजन, अल्प मतलब कम, प्राण मतलब ऑक्सीजन, कम हवा निकले। ठीक है, जिन ध्वनियों को बोलने में क्या लगे, कम हवा लगे, उन्हें क्या बोलेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ले लेना है। ठीक है, वर्णमाला देख लेता हूँ 1 मिनट। जो प्रत्येक वर्ण का क्या है, 1 मिनट आपको टेबल से समझाते हुए चलते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण टेबल से समझाएंगे आपको। ठीक है, देखो अल्प प्राण मैंने क्या बोला, प्रथम, अल्प प्राण में वर्णमाला की प्रथम हो गया, प्रथम कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, प्रथम हो गया। उसके बाद मैंने बताया तीसरा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया,
ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने पांचवा बताया, पांचवा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब आप समझ जाएंगे, ठीक है। पेपर में पीछे आपको रफ पेज मिलता है, उसमें तो आप वर्णमाला बना लें, ठीक है। हिंदी के क्वेश्चन आपको अगर बनाने हैं तो ये वर्णमाला का आपको क्या कर लेना है, निर्माण कर लेना है। बहुत सारे प्रश्न क्वेरी आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, आप इजिली इन्हें ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है। तो देखो 3 मैंने बता दिया, अल्प प्राण मतलब वर्णमाला का पहला हो गया, तीसरा हो गया, पांचवा हो गया, ठीक है। ये क्या है, इनके अंतर जितने आएंगे ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है। और इनके साथ प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन हो गया य र ल व, इनके साथ क्या हो गया, य र ल व, य र ल वो, ये क्या हो जाते हैं आपके अल्प प्राण हो जाते हैं, ठीक है। अल्प प्राण समझ के, वर्णमाला के पहला, तीसरा, पांचवा वर्णमाला क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। और जिसमें इसके साथ साथ क्या हो गया आपके य र ल व, अंतस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब देखो जो बच गए वो आपके क्या है, महाप्राण है, ठीक है। अब देखो क्या है, प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा, आपका एक ख वाला बच गया, या आपका घ वाला बच गया, ये आपके किस में आ जाते हैं, महाप्राण में आ जाते हैं। ये किस में आ जाते हैं, महाप्राण में आ जाते हैं। दोनों में से एक को याद रख लो, या तो अल्प प्राण को रख लो, उसके अपवाद याद रख लो, या तो महाप्राण या उसके अपवाद, ठीक है। दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्णमाला का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, और इसके साथ प्रत्येक आपके अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, ठीक है। और प्रत्येक वर्णमाला का दूसरा और चौथा क्या हो जाएंगे, आपके महाप्राण हो जाएंगे। और इसके साथ सौ 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 सौ, ठीक है। इसके साथ जो ऊष्म व्यंजन है, महाप्राण बड़ा है तो हवा निकल रही है, ज़्यादा हवा निकल रही है, तो ऊष्म व्यंजन भी इसके साथ क्या आ जाएंगे, महाप्राण में आ जाते हैं। तो अब आप क्या समझ गए हो, अल्प प्राण और महाप्राण आसानी से समझ गए हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। अब जानते हैं किसके बारे में, आप तारत्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, घोष या अघोष, और घोष वर्ण, अघोष वर्ण, ठीक है। फिर वही किसका, वर्णमाला का निर्माण करेंगे, ठीक है। आइए फिर दोबारा वर्णमाला से समझाएंगे, क्योंकि यही इसी से आपको पूरा समझ में आएंगे, ठीक है। देखो इसी से आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि क्योंकि वर्णमाला का ही निर्माण आपके क्वेश्चन को क्या करेगा, सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो आइए अब जानना है हमें किसके आधार पर, तारत्व के आधार पर जानेंगे, ठीक है। देखो तारत्व के आधार पर जिन वर्णों के उच्चारण में कम तारत्व या प्रकंपन पैदा हो, भूकंप कम आए जिनमें, जिन्हें बोलने में प्रकंपन पैदा होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और तीसरा और चौथा, ठीक है। प्रत्येक वर्णमाला का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तीसरा कौन सा है, गौ, चौथा और पांचवा, ठीक है। गौ, घ और गौ वाले ये किस में आ जाएंगे, ये किस में आ जाएंगे, घोष या सघोष में आ जाएंगे। और इसके साथ क्या आ जाएंगे, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और एक ह, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ह अपवाद है, ठीक है, ह अपवाद है। वहां पे मैंने क्या बताया था कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन किस में आ जाएंगे, अल्प प्राण में आ जाएंगे, और प्रत्येक जो ऊष्म व्यंजन है वो महाप्राण में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर बात करूं मैं किस में, अगर घोष या सघोष में बोलूं तो वर्णमाला का तीसरा, चौथा, पांचवा आपके किस में आ जाएंगे, ये आपके घोष या सघोष में आ जाएंगे। इसके साथ प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह क्या बन जाता है, आपका अपवाद बनता है। यही पूछ लेगा, अपवाद आपका क्या है, ह है, ठीक है। और जो पहला और दूसरा बच गया आपका, क वर्ण और ख वर्ण बच गया, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ये अघोष के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, अघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। और प्रत्येक ऊष्म व्यंजन क्या, ऊष्म व्यंजन ह को छोड़कर, ठीक है, ह को छोड़कर क्या आपके सौ, सौ, ठीक है, सौ हो गया, श हो गया, और सौ आपके किस में आ जाते हैं, ये आपके अघोष में आ जाते हैं, ठीक है। तो समझना है, अपवाद ही आपसे पूछ लेगा, ठीक है। ये अपवाद भी आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। पढ़ लिया हमने क्या, अल्प प्राण पढ़ लिया, महाप्राण पढ़ लिया, घोष अघोष पढ़ लिया, सघोष पढ़ लिया, ठीक है, स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए। अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं वर्तनी के बारे में, ठीक है। एक दो प्रश्न यहाँ से भी बनते ही आपके लिए, ठीक है। देखो किसी भी भाषा में शब्दों की ध्वनियों को जिस क्रम और जिस रूप में उच्चारित किया जाता है, उसी क्रम और उसी रूप में लेखन की रीति को वर्तनी या स्पेलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे राम है, ये क्या है, राम है, ठीक है। ये क्या है, राम लिखा मैंने, और ये क्या लिखा, देखो ये क्या लिखा, रा, रा, म, ठीक है।
अब ये क्या हो गया, शुद्ध क्या है, तो शुद्ध ये है, क्या है, शुद्ध ये है, तो शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है। जिसको जिस रूप में बोला जाए उसको उसी रूप में लिखा जाए, उसकी स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। जो जैसा उच्चारण करता है वैसा ही लिखना चाहता है। अथवा उच्चारण और वर्तनी में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। उच्चारण और वर्तनी दोनों में आपस में क्या है, भाई भाई हैं, इनके क्या है, घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण भी क्या होता है, आवश्यक होता है। शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि कितनी, दो प्रकार की होती है, एक वर्ण संबंधी, एक शब्द रचना संबंधी, ठीक है। वर्ण संबंधी अशुद्धियां पुनः दो प्रकार की होती है, स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धियां और व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, ठीक है। देखो अगर स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो देखो, अगर अशुद्ध देखो अंगूर हो गया, शुद्ध क्या हो गया, अंगूर हो जाएगा। अलंकार, अलंकार, ठीक है। अंजलि, ठीक है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, अंजलि हो गया, ठीक है। अंश, अंश क्या है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, ठीक है। इसमें 9 है, इसमें 9 क्या आ गया, बिंदी के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो अशुद्ध में अंक को अगर नहीं तो सिंह हो गया, ठीक है। सिंह नहीं होता है, सिंह होता है, सिंह होता है, ठीक है, आपको दिख रहा है शुद्ध है, ठीक है। कंठ नहीं होता, कंठ होता है, ठीक है। कंघा नहीं, कंघा, तो ठीक है, ये आपके क्या है, अशुद्ध है, इनका शुद्ध रूप ये है, ठीक है। अगर अ के हिसाब से देखा, आधीन नहीं होता है, इसका शुद्ध अधीन होता है। अधिकारी का क्या होता है, बताओ, अधिकारी नहीं होता है, अधिकारी होता है, ठीक है। देखो अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, ठीक है। और क्या अविस्मरणीय नहीं होता है, क्या होता है, अविस्मरणीय होता है, ठीक है। देखो बांग्ला नहीं होता है, बंगला होता है, ठीक है। अस्पताल नहीं होता है, अस्पताल अशुद्ध है, ठीक है। सौ हौ में, ठीक है, संस्कृत का सौ फारसी में हौ में बदल जाता है, यहाँ नियम लगाने वाले नहीं हैं हम, ठीक है। अस्पताल नहीं होता है, अस्पताल होता है। बारात नहीं होता है, बारात होता है, ठीक है। कि अलावा नहीं होता है, अलावा होता है, ठीक है। तो ये आपके क्या है, वर्तनी से संबंधित है, ठीक है। इन्हें मैं फिर आपको एक बार बता दूंगा, ये आपके क्या है, वर्तनी संबंधित शब्द हैं। तो ठीक है, ये हमने आज किसके बारे में, वर्ण उच्चारणों के बारे में परिचर्चा की है, जिसमें हमने स्वरों के बारे में जाना, वर्णों के बारे में जाना, उनका विभाजन, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। और क्या सघोष, अघोष हो गया, ठीक है। ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, प्लुप्त स्वर हो गया, ठीक है, संयुक्त स्वर हो गया, इन सभी के बारे में परिचर्चा की है। आगामी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित है, ठीक है। जो SI आएगा उसके 100 नंबर कहाँ से, यहीं से आने वाले हैं। जो हिंदी बता रहा हूँ मैं आपको, यहीं से आप 100 नंबर लाओगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसका MCQ हम आपके लिए कब लगाएंगे, कल लगाएंगे MCQ, ठीक है। कितने क्वेश्चन, पूरे 70 से 80 क्वेश्चन कल लगाएंगे। आप जुड़ना समय में, और क्या, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपको जुड़ जाना है। और सेशन को अधिक से अधिक पसंद आए तो सेशन का क्या करना है, शेयर करना है, जिसमें सभी की क्या हो जाए, हेल्प हो जाए, ठीक है। देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कब, कल लगाएंगे, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है, वर्ण होती है, ठीक है। देखो वर्ण होती है तो मैंने आपको समझाया था, क्या बताया था, कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। ध्वनि को क्या माना जाता है, अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा है, ठीक है। जो SI 2014 की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है तो क्या है, वर्ण है। तो वर्ण किसे कहते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण थे, मैंने बताया था, 52 वाला भी बताया था आपको, ठीक है। और मैंने आपको कितना 46 45 वाला भी बताया था। तो मूल वर्ण पूछेगा, मूलतः तो कितने, 46 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, ठीक है। उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में, देखो यहीं से बनेंगे, ठीक है। हिंदी क्योंकि 100 नंबर की है, सिलेबस बड़ा है, तो क्वेश्चन तो वर्णों से ही अधिक बनेंगे, रचना शब्द रचना से बढ़ेंगे, क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम संधि सभी से बढ़ेंगे। लेकिन जो वर्णों वाला सेशन, जो वर्ण वाला शब्द रचना स्वर व्यंजन, ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण वाला सेशन है, यहाँ से अधिक बनते हैं, ठीक है। देखो पूछा गया है उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2014 में आपसे आयोग ने क्या पूछा कि हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है, वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, जिन्हें बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अ को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। व्यंजन को बोलने में दूसरों की, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जिन ध्वनियों को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी है, स्वर कहलाते हैं,
ठीक है, 2011 में पूछा गया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्त को छोड़ दे तो कितनी है? 44 है। मैंने आपको बताया था 25 स्पर्शी हो गए, ठीक है, 44 मूल हो गए, टोटल कितने हो गए? 52 हो गए। ठीक है, ये सारा समझाया हुआ था। स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं स्वर? बताओ मुझे फटाफट, फटाफट बताएंगे। स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। ठीक है, तो जिनका उच्चारण क्या बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा का होता है, जिन्हें बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, निम्नलिखित में से अग्रस्वर नहीं है। अग्रस्वर कौन सा नहीं है? तो अ आपका क्या अग्रस्वर नहीं है। अ मैंने क्या बताया था? हिंदी वर्णमाला का क्या बताया मैंने से कि ये क्या है? शहीद वर्ण है। ये क्या है? शहीद वर्ण है। ठीक है, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं? हिंदी में स्वरों को कितने प्रकार बताए थे मैंने? 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, कौन कौन से बताए थे? अगर जिसने अच्छे से पूरा लेक्चर देखा है वो बता देगा और कमेंट में बताएगा मुझे। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में अंक और अह क्या है? ठीक है, यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2012 में पूछा था। ये क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। अंक को अनुस्वार, अह को विसर्ग कहते हैं। किसने इसे क्या बोला था? अंक और अह को अयोगवाह किसने बोला था? तो किशोरीदास वाजपेयी ने कहा था। अंक और अह को क्या बोलते हैं? नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे मैंने बोला ओम, ये क्या है? प्लुप्त स्वर है। ठीक है, मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या क्या होते हैं बताओ मुझे? अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, री हो गया। ठीक है, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? ठीक है, अ, ए, ऊ और यो। तो स्वर कौन सा नहीं है? तो यो नहीं है। ये आपका व्यंजन का है। उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक एसआई 2014 में पूछा था। ठीक है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। ठीक है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों को कितने भेद हैं? टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया था, तो 3 भेद हैं। ठीक है, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती हैं? व्यंजन। मैंने बताया था कि क्या व्यंजन बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। एक स्पर्श व्यंजन क्या है आपका? छ है। ठीक है, छ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? अनुनासिक है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इलेक्शन कानूनगो। ठीक है, इलेक्शन कानूनगो परीक्षा 2010 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 15 है, अंतःस्थल व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व। मैंने बताया य, र, ल, व क्या होते हैं? अंतःस्थल व्यंजन होते हैं। ठीक है, स, श, स और ह क्या है? ये ऊष्म व्यंजन है। जिनको बोलने में क्या होता है? हवा उत्पन्न होती है, गर्मी महसूस होती है, एक क्या होती है? गर्माहट और सरसराहट होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उच्छित व्यंजन मैंने आपको बता दिए थे। ड और ढ आपके क्या है? उच्छित व्यंजन है। ठीक है, उच्छित ध्वनि का प्रयोग हुआ है पढ़ाई में। कहाँ? पढ़ाई में। ठीक है, उच्छित है ना, पढ़ाई में क्या हुआ है? ये उच्छित ध्वनि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ज्यों वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? आप इसे ग्यों बोलते हैं लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? ज्यों होता है। ये ज्यों प्लस यो से बनता है। ज्यों प्लस यो से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 20 है, श, त्र और श की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 33 है। ठीक है, कंठ ध्वनियां व्यंजन कौन सी हैं? तो क, ख, ग, घ। मैंने बताया क अपना क्लास का मॉनिटर है। कंठ क, ख, ग, घ। और जो अंगों वाला है वो लास्ट अंतिम के क्या आ जाते हैं? किस में आ जाते हैं? नासिक के में आ जाते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ मैंने आपको ट्रिकी वे से समझाया हुआ है। ठीक है, सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सौ ध्वनि का उच्चारण स्थान मुझे बताएंगे आप। ठीक है, फटाफट आपके लिए छोड़ा हुआ है। 100 ध्वनि का उच्चारण स्थान मुझे बताएंगे। ठीक है, यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2012 में पूछा गया है। ठीक है, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं? मूर्धन्य ध्वनियां बताया है ट्रिक वे से। टॉट हो, डॉट हो, ये क्या है? मूर्धन्य है। ठीक है, डीएसएस एसवी असिस्टेंट टीचर परीक्षा 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो, थो, दो, धो, सौ आदि का उच्चारण क्या है? तालव्य है। इनका उच्चारण क्या है? तो, थो, दो, धो, सौ का उच्चारण क्या होता है? तालव्य होता है। क्या होता है? तालव्य होता है। तालु नहीं, तालव्य बोल रहा हूँ। ठीक है,
तालु और दंत। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा सांस का अवरोध होता है वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण में कठिनाई होगी? तो नीचे का होंठ पूरी तरह काटोगे तो किस ध्वनि के उच्चारण में क्या होगी? कठिनाई होगी। ठीक है, आरपीएससी। ठीक है, आरपीएससी और पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2011 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो किस को बोलने में, ब बोलने में क्या होगी? आपको परेशानी उत्पन्न होगी। तो क्या हिंदी का भाग 2 वर्ण उच्चारण वाला आज हमने क्या कर लिया? अच्छे से समझ लिया। और उससे हमने कितने 27 क्वेश्चन, ठीक है, 27 क्वेश्चन भी लगा लिए। लेकिन इसका एमसीक्यू में हम आपके लिए कल लेके आएंगे। ये क्वेश्चन आपके क्या थे? प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 के अंतर्गत मैंने बता दिया और अच्छे से समझेंगे अच्छी वीडियो में इसके एमसीक्यू। तब तक आप देख लीजिए और आपने क्या सीखा, कितना सीखा। ठीक है, आज के वीडियो से उसको हम किस में लगाएंगे? प्रैक्टिस सेट 2 या एमसीक्यू भाग 2 में लगाएंगे। ठीक है, जैसे भाग 1 आया उसका एमसीक्यू हमने बताया। ठीक है, भाग 2 हमने बताया, इसका एमसीक्यू आधा बता दिया, आधा हम आपको क्या नए वीडियो में बताएंगे। बस आपको जुड़ना है और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को क्या करना है? संलग्न करना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? आप सभी तक एक व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना है। आपको आगामी आने वाले उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में क्या करना है? खड़ा करना है।